नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ लेगी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। डे नंबर 37 तक हमने हर रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट डे नंबर 38 से हमने 15 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करना शुरू किए, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी। साथ ही साथ आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम सिर्फ इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हम स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो हम उस पूरे के पूरे स्टैटिक के पोर्शन को कवर करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। और अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपको डेली देखने को मिलती है एंड दोपहर 2:05 पर अपलोड हो जाती है। डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 39 तक हमने 2014, 2015, 2016 एंड 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर लिया है। एंड आज है डे नंबर 40, जिसमें हम 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बस मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है, तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे भी करके देख सकता है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। प्लस अभी अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया हो, तो अभी हम 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को और स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे लिए आपको समझाना इजी हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए भी 15 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चलिए, आई होप आपने सारी स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी, है ना। अब एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखा गया है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी, है ना। अब ये स्टेटमेंट कितनी सही है कितनी गलत है, ये आपको एक छोटा सा डेटा समझाता हूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखो, जो हमारे देश का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, वो स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1951 में एंड फेब्रवरी 1952 तक चला। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं एंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है, सॉरी। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी थी? 489। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली? 364। तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट्स मिली आउट ऑफ, मैंने अभी आपको बताया कितनी सीट्स थी टोटल, 489 सीट्स। ठीक है, अब देखिए, यहां पर इस वजह से अब आईएनसी की तरफ से कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, एंड वो फर्स्ट पीएम बन जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड कौन सी थी? तो सेकंड थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जो कि सेकंड, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। और कितने वोट्स मिले थे टोटल, मतलब सीट्स कितनी मिली थी, सॉरी, 16 सीट्स।
ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ देखा स्वतंत्र पार्टी बिल्कुल भी नहीं, सीपीआई थी, सीपीआई, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में, पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिली थी, तो 1977। ठीक है, तो मैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेशन लिख देता हूं यहाँ पे, कि ऐसे लिख देता हूं कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की अगर कोई बात करे, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की कोई बात करे, तो वो कब मिली थी, 1977। बट हाँ, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया वो 1969 में ही किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द लोकसभा, इफ द पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखो यार, 75 मेंबर जो इधर दिया गया है वो थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, मैं इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर किसी को बनना है, तो उस टाइम पर उसकी पार्टी को मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल सीट्स मिलनी चाहिए। समझे इस बात को? तो वो 75 सीट्स तो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइम से रिलेटेड है, अगर उस टाइम पे भी देखा जाता कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन की भी अगर ये बात कर रहे हैं, या आज के हिसाब से भी ये देखें, तब भी 75 मेंबर्स तो नहीं बनता, 75 सीट्स तो नहीं बनता। तो आज के हिसाब से भी ये डेटा गलत है। ओके, तो पता है, अगर आप इस क्वेश्चन को और देखना चाहें ना, तो आप ये भी देख सकते हैं, एक्चुअल में पहली दो स्टेटमेंट्स वो चाहते ही नहीं थे कि आपको पता भी हो। वो तो बस ये देख रहे थे कि क्या थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, वो आपको पता है या नहीं पता। क्योंकि आप देखो, अगर आपको पता चलता थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो वहीं से तीन स्टेटमेंट्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया कि आपको अगर थर्ड स्टेटमेंट पता है, तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स का डेटा आपको पता हो ना पता हो एक ही बराबर है। ठीक है, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज आपको मैंने पूरा डेटा यहाँ पे बता दिया है, क्या था क्या नहीं था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो फिर से आपको 15 सेकंड्स देता हूँ, इसे पढ़ लो और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, इतना टाइम बहुत है, आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना। अब देखो, सबसे पहले डेजर्ट एरियाज में अगर आप देखेंगे तो आपको किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, जेरो फाइटिक टाइप ऑफ प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स। ये क्या कोशिश करते हैं कि कम से कम इनके बॉडी से पानी इवेपोरेट हो, है ना, क्योंकि इनके पास वहां पर पानी की कमी होती है, सिंपल सी बात है। तो क्या नेचर ने उनको क्या चीजें प्रोवाइड करी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का वहाँ का ज्योग्राफिकल नेचर है, उस हिसाब से जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बनाया है कि वहां से वो अपनी बॉडी से पानी नहीं लूज करने देते इतने इजीली। तो कैसा उन्होंने अपनी बॉडी को बना लिया है? क्या उनकी हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होती हैं? बिल्कुल, ताकि पानी का लॉस कम हो। टाइनी लीव्स होती हैं? बिल्कुल टाइनी लीव्स होती है। क्यों? अगर लीव्स का एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो वाटर लॉस इजी होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लीव्स को टाइनी कर लिया। क्यों? अब जब सरफेस एरिया कम है तो वाटर लॉस भी कम होगा, बिल्कुल ठीक है। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, अब जब मोटी परत होगी,
ठीक है, लीव्स क्या होती है, पतली होती है, थॉर्न कैसे होते हैं, ये जो कांटे होते हैं ये मोटे होते हैं। तो अब जब मोटी चीज है तो उसमें से पानी इवेपोरेट कम होगा। तो इस तरीके से नेचर की वजह से इन्होंने अपने आप को इस तरीके से बना लिया, ठीक है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से कर लिए कि जो वाटर लॉस है वो काफी कम हो। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला नहीं है वहां पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है ना। जहां से आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसे हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज के हिसाब से तो ये क्वेश्चन भी रेलेवेंस नहीं रखता, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि एनएसएसओ को मर्ज कर दिया था सीएसओ के साथ, और अब ये एनएसओ बन चुका है बस। बट उस टाइम पर ये डेटा आया था 2017 में, तो उस डेटा के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना लिया। बट इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं? इस क्वेश्चन से हम ये सीख सकते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जो हमारे पूरे इंडिया की एग्रीकल्चरल सेक्टर या सर्विस सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो भी डीप में। जब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई सही में बहुत घुस के क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 15 सेकेंड्स, आराम से तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब देखो फिर से मैं वही बात बोलूंगा एक और बार, इस क्वेश्चन में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस देखो किस तरीके की स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। ठीक है, और उस टाइम का डेटा आज के हिसाब से ट्रू नहीं है। ओके, तो अब देखो बोला गया है, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स। अब देखो बहुत सारे लोग ना आपको यूट्यूब पे आकर बता देते हैं जब भी कोई डेटा दिया हो डेटा करेक्ट नहीं होता है ना, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। बट फिर से मैं बोलूंगा यार, प्लीज ऐसी ट्रिक्स में मत जाओ, यूपीएससी को एक दिन लगेगा, वो सब कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ना जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा लैंग्वेज ऐसी है जहां पर जैसे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ वो आप यूज करो, उससे आप जितनी स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर सकते हो वो आप करो, जो मैंने अभी तक आपको पिछली 39 क्लासेस में सिखाई हैं। ठीक है, बट फालतू की ट्रिक्स को यूज मत करना जो आपको बस व्यूज गेन करने के लिए आपको नई नई ट्रिक्स बता देते हैं। ठीक है, आप हमेशा देखोगे वो क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से जिन जिन में ट्रिक लग रही है वो आपको परोस के दे देंगे। ठीक है, बाकी जगह बोलेंगे अरे थोड़ा बहुत तो यूपीएससी खेलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो जरा, तो यहाँ पे डेटा दिया है कि राजस्थान की हाईएस्ट परसेंटेज थी, बट ये करेक्ट है यार यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऐसे किसी के ऊपर नहीं जाना, नॉलेज इज मस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे जाके आपको मंथली करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, हर एक दिन की करंट अफेयर्स ढूंढ देखता हूँ, और उससे वो आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो आप उसे देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे मैं ऐसी सारी चीजें कवर करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, मुझे पता है कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। ठीक है, फिर सेकंड बोला गया है, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग्स टू ओबीसी। नहीं, ये डेटा इन्होंने गलत दिया था, ये एक्चुअल में सिर्फ 45% था। 45% जो ओबीसीज हैं वो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स से कनेक्टेड है, या फिर बोलो कि वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। ओके, 45% ओबीसीज हैं, 16% एससीज हैं, ठीक है, 16%। एंड उस टाइम के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, आज का डेटा ये नहीं है। 13% उस टाइम पर एसटी थे जब ये डेटा पूछा गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। बोला गया, इन केरला अ लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब फिर मैं वही बोलूंगा, उनके ट्रिक्स के हिसाब से जाए तो दो डेटा दिए गए हैं, आप तो स्टेटमेंट को गलत कर दोगे, समझे?
जो वो आपको ट्रिक्स बता के चले जाते हैं, कुछ महारत, है ना। तो ये याद रखना है, ऐसी चीजें नहीं दिमाग में रखनी है भाई। अगर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो हो सकता है वो करेक्ट भी हो ना भी हो, डेटा ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रिक्स लगती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फालतू की ट्रिक्स आपको बता के चले जाते हैं लोग, उन्हें नहीं लगाना, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फिर एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है यार पहले क्यों नहीं बात सुनी हमने, ठीक है। तो 1 और 3 इसके करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तब का था। हाँ, ये याद रखना कि जो NSSO है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसको मर्ज कर दिया था, इसको मर्ज कर दिया था, मर्ज्ड विद CSO। CSO की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। किसके साथ मर्ज कर दिया था, CSO के साथ। किसको, NSA को। कब किया था, इन 2019, ठीक है। क्या करने के लिए, टू फॉर्म, फिर एक इन्होंने ऑफिस बनाया, उसका नाम क्या रखा, NSO, क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, NGT के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, CPCB के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए आगे। अब देखो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपसे सब कुछ बेसिक बेसिक पूछ लिया NGT के बारे में और CPCB के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। आगे आने वाले सालों में उन्होंने NGT को उठाया, उससे एक डीप क्वेश्चन बनाया, CPCB उठाया, उससे एक डीप क्वेश्चन उठाया। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक बार उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर पेपर में घुसा दी, उसके बारे में आपको डीप में पता होना चाहिए। यही मैं पीछे करता हूँ आया हूँ अब तक, 2014 के पेपर तक, और अब भी ये करूंगा। क्योंकि जब आप 2026 का पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमने इस वाले प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ी थी, अरे ये तो आप पूछ लिया डीप में। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ फेब तक मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। आपका काम है उसके बाद हर चीज को अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना जो मैंने करवाया, ठीक है। स्पून फीडिंग आपको 50% नॉलेज तक प्रोवाइड कर सकता हूं मैं, बट 50 के आगे अगर आपको जाना है आपकी खुद की मेहनत ही लगेगी, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये क्वेश्चन NGT एंड CPCB से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक चीजें दे रखी है, आगे हम इनसे रिलेटेड डीप में चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, आंसर मार्क करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। चलिए देखते हैं। बोला गया है द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, has been established by an act whereas CPCB has been created by an executive order। ऐसा नहीं है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये भी एक एक्ट से बनाई गई है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी एक्ट से बनाई गई है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बनाई गई है, ये भी बाय एन एक्ट। सब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, अभी सिर्फ स्टेटमेंट्स देखो। बोला गया है द NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है, इनके पास पावर होती है नेचुरल जस्टिस करने की। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, नेचुरल जस्टिस का मतलब है, आपको पता है कि हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है, इनको इनके पास एक सेट ऑफ कोड्स है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ लॉ है, जिनको देखकर ये अपने डिसीजंस देते हैं। बट NGT क्या है, उनके पास खुल्लम खुल्ली छूट है कि वो क्या कर सकते हैं, जो उन्हें सही लगेगा, जिस तरीके की वो पनिशमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी वो नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर पाए, जो कि जरूरी है, वो प्रोवाइड करेंगे, समझे। वो बाउंड नहीं है किसी भी कोड या फिर सेट ऑफ लॉस से। ये आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है नेचुरल जस्टिस।
ओके, बोला गया है वेयर एज दी सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बोर्ड है, ठीक है, प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, कुछ इसमें गलत नहीं है, ठीक है। पहले एनजीटी के बारे में उन्होंने बताया, फिर सीपीसीबी के बारे में उन्होंने बताया, दोनों के एम बताए, दोनों के एम उन्होंने करेक्ट बताए हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट है। बट क्योंकि आपने क्या पता पहले ना पढ़ो, तो आपको नहीं पता हो सकता, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अब आप पढ़ लो, अब आपको पता होना चाहिए। अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो अब गलत बात है, ठीक है। तो अब देखो जरा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड स्टैट्यूटरी जुडिशियल बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जो एक्ट से बनाई गई। ये कौन से एक्ट से बनाई गई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब बनाई गई? 2010 में, प्लीज याद रखना, ठीक है। साथ में बोला ये एक जुडिशियल बॉडी भी है। मैंने क्या बोला, ये जुडिशियल बॉडी क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। टू हैंडल इन्वायरमेंटल केसेस, बिल्कुल सही बात है, एफिशिएंटली एंड क्विकली। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज ग्लोबली टू हैव सच अ डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल। ओके, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया ऑब्वियसली 2010 में, एक एक्ट बनाया गया था, तो इस्टेब्लिश भी 2010 में करी गई है, बट फुली ऑपरेशनल कब हुई थी? 2011 में, ये बॉडी। साथ ही साथ बोला गया है इंस्पिरेशन, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बेंचेस की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसकी मेन बेंच है, 4 और एडिशनल बेंचेस हैं, कहां पर? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। ओके, वर्क वर्किंग फंक्शंस क्या है इसके? द एनजीटी ऑपरेट्स लाइक अ कोर्ट, याद रखना, एक कोर्ट की तरह काम करती है, एंड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बार बार नेचुरल जस्टिस बोल रहा हूँ, इसको मार्क भी किया है, क्योंकि जब आगे आने वाले एग्जाम में आपको कहीं पर भी इससे डीप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पे वो नेचुरल जस्टिस की बात जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, की फंक्शन क्या है इसके? कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसे एडजुडिकेट करेंगे, ज्यूरिस्डिक्शन, सॉरी, उसके ऊपर जिसे हम कहते हैं कि अ, उस केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन, एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज, सो मोटो पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा सिर्फ वही मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो मोटो का मतलब क्या है? जैसे आपने अभी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर क्या किया था? डिसीजन अपने आप, सो मोटो केस उठाया था डॉग्स के ऊपर, है ना, कि आपने देखा था कि पूरे इंडिया में डॉग बाइट से 0% केसेस थे जिसमें हमें डेथ देखने को मिली थी, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इसके ऊपर जिसे हम कहते हैं कि सो मोटो केस उठाया, और सारे डॉग्स को बोला कि हम इसे बंद करेंगे, कहाँ पर? इनको प्रॉपर शेल्टर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट वो क्या ह्यूमनली पॉसिबल था? नहीं था, वो तो फिर भी क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। ऐसे ही सो मोटो पावर किसके पास है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है। वो खुद अपने मन से कोई भी केस उठा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? उसको उठाकर, उस चीज को वहां से उस मुद्दे को उठा के, उस केस को लेकर उस पर जजमेंट पास कर सकते हैं। ऐसी, इसे हम कहते हैं सो मोटो पावर्स, ओके। फिर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एनजीटी का काम है। पर जो भी मेन मेन काम है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब जब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया मतलब किसी ना किसी एक्ट से बनी होगी। ये इस्टेब्लिश की गई थी कौन से एक्ट से? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। बट क्या ये किसी और एक्ट के अंदर भी आती है? हाँ, बाद में इसको एक एडिशनल मैंडेट दिया गया, कौन से एक्ट के अंदर? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो पहले आपको क्या याद रखना है? पहले इसे स्टैब्लिश किया गया तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया, सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उसके बाद इसे एक एडिशनल मैंडेट दिया गया, किसका? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके वर्क और फंक्शंस क्या हैं? ये फंक्शन करता है कैसे? एक्सटेंसिव एंड
एंड कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, ये बोर्ड है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरह केसेस को उठा के नहीं सॉल्व करेगा। बोर्ड है, ये क्या करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैसे कम करना है उसके ऊपर लॉस प्रोवाइड करेगा कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है। समझे इस चीज को? ऐसे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि मॉनिटर करते हैं, सर्वे प्रोवाइड करते हैं, फिर स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, मतलब यही इनका काम होता है, डायरेक्टिव्स एंड ऑल से रिलेटेड। ठीक है, फिर रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च के बाद R&D जिसे हम कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे जितनी भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके बीच में, कि इस तरीके से हमें काम करना है। एनफोर्समेंट हो गया, एडवाइजरी रोल है इनका, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना इनका काम है। तो बोर्ड है, तो यही सारे इनके काम होंगे, है ना। और उसका काम क्या था? उसका काम था कि केसेस उठाकर उन्हें सॉल्व करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है एनजीटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आने वाले सालों में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको दे रहा हूँ मैं 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद काफी कुछ बताना है इसके बारे में, वो फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो जरा, बोला गया है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन अ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कोई ये तो नहीं बोला ना सिर्फ यही लॉ, सिर्फ वही लॉ। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी जर्नल स्टेटमेंट आ रही है जिसमें वो बहुत ज्यादा चीजों को डीप में नहीं ले जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स यूजुअली करेक्ट होती है। इधर ये तो नहीं बोला ना कि यही लॉ सिर्फ, या फिर सिर्फ वही लॉ था पास में जो इसमें डाला गया, ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन इन द 9th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल स्टेटमेंट। ओके, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैनॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। गलत है, वैसे भी मैंने आपको क्या बोला है, ये नॉलेज से आपका करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे थोड़ा सा समझो। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैनॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, यहाँ पे भी तो छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी छोड़ते तब भी वो गलत था, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा ये दिखाया है, 100% चीजों में दिखाया है। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया एक्स्ट्रा, सेम स्टेटमेंट यहीं तक वही सेंस बना रही है, बट फिर भी और ज्यादा सेंस बनाने के लिए, उस प्रेशर में आपको ये समझाने के लिए कि ये तो एकदम सही है, वो उसी सेम स्टेटमेंट को और बता रहे हैं कि इन्होंने पहले बोल दिया कि कोई कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता, बट फिर से बोल रहे हैं एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसे ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं वो वैसे ही गलत होती है, बट फिर भी आपको ये सब नॉलेज से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने पेज रखा है एक्स्ट्रा, हाँ यहाँ समझाता हूँ। 9th शेड्यूल का जो स्टैटिक टॉपिक है आज पूरा का पूरा कवर कर देंगे। देखो, 9th शेड्यूल, SCH लिख रहा हूँ, समझ जाना, 9th शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। इसको ऐड किया गया, बाय एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कब का है, 1951। ये फर्स्ट अमेंडमेंट आया था 1951 में, उससे 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। क्या है ये 9th शेड्यूल, क्यों इसे ऐड किया गया? ठीक है, हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। लैंड रिफॉर्म्स जब भी हम लाते तो केसेस कहाँ चले जा रहे थे, बार बार कोर्ट में चले जाते। तो इस वजह से एक पूरा का पूरा 9th शेड्यूल बना दिया गया, जिसको एक, समझ लो, एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह बनाया गया। किसके लिए? लैंड रिफॉर्म्स के लिए, ताकि कोई भी इंसान उठकर कोर्ट में केस ना कर पाए। ठीक है,
तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है वो पहले के हिसाब से करेक्ट थी, बट 2007 में सब कुछ बदल गया। तो पहले हम 2007 तक पहुंचने से पहले कुछ लिख लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्यों लाया गया, टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला किसके लिए, टू लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, पेंटा भी टेढ़ हो गया, टू सेव देम फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। ठीक है, तो पहले कोई भी अगर इसमें एक्ट ऐड किया जा रहा था, कोई भी लॉ इसके अंडर पास किया जा रहा था, कोई भी चीज 9th शेड्यूल के अंदर रखी जा रही थी, तो कोर्ट्स के पास पावर नहीं थी कि उसमें कोई भी जजमेंट पास करे। बट होता क्या है, अब स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है, अब वो बताता हूँ आपको। आयर कोहेलो को केस आया, आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कब आया है, 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, ये मत सोना केस है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बच्चे स्टार्टिंग में देख रहे होंगे उनको ऐसा लगता है कि यार सारे केसेस कैसे पढ़ेंगे, सारे केसेस नहीं पढ़ने। मैं भी बता रहा हूँ यार, ज्यादा केसेस नहीं है, 7 से 8 केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उनमें से एक ये है। अब इसमें क्या हुआ कोहेलो में, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी लॉज हैं जो भी आप बनाएंगे, चाहे वो 9th शेड्यूल में ही हो, वो सारे के सारे जुडिशियल स्क्रूटनी में आते हैं, और उसके ऊपर कोर्ट्स जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर रीजन क्या बोला उसके पीछे, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो। और बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करता है, खुद कोर्ट्स। समझे इस चीज को। तो कोर्ट्स ने भी क्या किया, जो जुडिशरी है उसने भी बहुत स्मार्टली प्ले किया, कि आपने जैसे स्मार्टली प्ले किया था एक्ट लाके, हमने भी स्मार्टली प्ले किया। हमने बोला कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप खराब करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस पर जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो कौन डिसाइड करता है, खुद जुडिशरी डिसाइड करती है। समझे इस बात को। तो इधर मैं लिखता हूं सबसे पहले, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑल लॉज, इधर लिख देता हूं स्पेशली, इंक्लूडिंग those in 9th schedule would would be be open for judicial रिव्यू। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों मैं मैक्सिमम चीजें यहाँ पर पहले से ही लिख लेता हूँ। इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में आपको राइटिंग समझ ना आए। बट कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद है कि मैं लिख के ही करवाऊँ, है ना। बोर्ड होता है तो उस पर लिखना आसान होता है, पेन टैप पे मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कुछ चीजें छोड़ देता हूँ कि मैं आपको खुद ही बताऊँ, है ना, नहीं तो क्लास लेने का मजा क्या आएगा। तो बोला गया है कि ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट वायलेट क्या वायलेट करेंगे वो, द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक, और ना इसमें एक और खास बात बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो एक बात बताओ, बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कब डिफाइन किया, ये तो 1973 में डिसाइड किया गया। लेकिन हमें पता है यार, अगर कोई चीज हमने डिफाइन करी है 1973 में, और उसके पहले के लॉज 9th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं,
ठीक है, और तब तक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब अगर उन पे भी जुडिशियल रिव्यू करा जा सकेगा तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए बोला गया कि लॉज एडेड अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर 1973 आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। रीजन क्या है? इसके पहले के क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि यार इससे पहले तो पता ही नहीं था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उससे पहले जो लॉस पास हो गए वो हो गए, अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट बोला गया 1973 में हमें पता चल गया था बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो 1973 के बाद जो भी केसेस एडेड, जो भी लॉज ऐड करे गए हैं 9th शेड्यूल में, वो सारे जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आते हैं और उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और 1973 में क्या हुआ था जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता चला क्या होता है, या बेसिक डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट आया? कब आया ये आया था एक केस से, जो भी एक इंपॉर्टेंट केस है, केशव नंदा भारती केस, या भारती जजमेंट बोल देता हूँ, जजमेंट। और जो जजमेंट है उसके थ्रू हमें क्या पता चला था, कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, इससे हमें पता चला था अच्छा बेसिक डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि हाँ, पहले के लिए स्टेटमेंट ट्रू थी कि पहले कोई भी जजमेंट या कोई भी कोर्ट जो है वो 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी लॉज हैं उन्हें चेक नहीं कर सकते थे। बट आईआर कोहेलो केस के बाद ऐसा किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आज के हिसाब से गलत है और इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? 10 सेकेंड्स दूंगा आप ये पढ़ लो, तब तक मैं अपने गले को भी रेस्ट दे देता हूँ इतने बोलने के बाद। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बाकी आज के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना उस टाइम पर था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा अगर आया तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है क्या नहीं होता अभी आपको बताता हूँ 10 सेकेंड्स के बाद, आप तब तक पढ़ लो खुद। चलिए देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? आप इस बात को समझिए, आप किसी शॉप पे गए, है ना? मेनली जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ कब हुआ था ये पहली बार, जब मुझे लगा अरे भाई ये क्या ड्रामा है ना? मतलब मैं एक शॉप में गया, ठीक है, शॉप क्या, शोरूम था, ठीक है, जहाँ पर कार के टायर चेंज होते हैं। तो मैं अपनी कार में एलॉय लगा रहा था, तो मैं वहाँ पे गया। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझसे, जब मैं पेमेंट कर रहा था कार्ड से, तो वहाँ पे क्या बोला गया, वहाँ पे बोला गया कि सर अगर आप पेमेंट करेंगे कार्ड से तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा, मैंने कहा 2% एक्स्ट्रा लगेगा? अरे भाई ऐसा क्यों होगा? ठीक है, कहते हैं कार्ड से पेमेंट करने पे आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो पैसा हमें नहीं पे करना पड़ता, वो बैंक जो है वो मर्चेंट जो है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज करते हैं कि अगर आप अपनी शॉप पर बैंक का डेबिट कार्ड यूज करवाएंगे, उससे स्वाइप करके पेमेंट लेंगे, तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा बैंक को देना पड़ेगा, इतना परसेंट। तो वो मर्चेंट खुद अपनी जेब से नहीं देते, वो आपको ही कह देंगे कि सर या तो आप बैंक से कैश निकाल के मुझे दे दो, ठीक है, या तो फिर अगर आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आप खुद ही 2% एक्स्ट्रा दे दो।
ताकि उसको अपनी जेब से ना देना पड़े। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो चार्ज होता है टू अ मर्चेंट बाय द बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ये चार्ज है, नाम में डिस्काउंट लिखा है, ठीक है, बट डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअल में चार्ज है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओके, बोला गया है व्हाट इज आर द कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री बिकमिंग अ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। देखो, अब इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एक तो एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और एक है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, हमें क्या है, हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये ट्रीटी क्या थी और ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले आप इस स्टेटमेंट को देख लो, समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स दिया ना, तो देख लेते हैं क्या है। बोला गया अगर आप एनएसजी के पार्ट हैं, उसके मेंबर हैं, तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है, इट विल हैव द एक्सेस, जो भी कंट्री होगी इट विल हैव द एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, और आज मैं आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जो अपने आपको बहुत सुप्रीम मानती है, उनकी एक हिपोक्रेसी भी दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, देखो, फिर बोला गया इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ, नहीं यार, कोई भी चीज ऑटोमेटिकली हो ही नहीं सकती इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और दूसरी बात, इसका उल्टा जरूर है कि ये बोला गया है अगर आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना है तो द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आप इसके मेंबर बन सकते हो। इसीलिए जब इंडिया बोलता है कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने दो क्योंकि अभी तक हम मेंबर नहीं है, तो चाइना कहता है कि इन्होंने तो इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया, और जब इन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया तो ये तो इसके मेंबर बन ही नहीं पाएंगे। समझे इस चीज को? और इंडिया कभी इस ट्रीटी को साइन करने नहीं वाला। समझे इस बात को? तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो वन इज द करेक्ट, बट अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेते थोड़ा सा, है ना। आ जाइए, सबसे पहले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में हम जान लेते हैं। ये कब बनाई गई? 1974 में, और रीजन थे हम। ठीक है, हमने जैसे ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, पहला न्यूक्लियर टेस्ट, ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया? द ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड बाय कंट्रोलिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक। वेस्टर्न कंट्रीज को बड़ा धक्का लग गया कि हमारी हेल्प के बिना, हमारी परमिशन के बिना इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर कैसे लिया, इंडिया न्यूक्लियर पावर कैसे बन सकता है। समझे इस बात को? उन्हें धक्का लग गया। ठीक है, तो उन्होंने तभी एनएसजी बनाया कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर रोकना पड़ेगा। अगर सबके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंच गई और इसका अगर कोई मिसयूज करता है तो भैया हमें तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो तो सोच रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भाई साहब सिर्फ हमारे पास रहे और किसी के पास ना हो। समझे? तो इसके जो एनएसजी के मेंबर हैं, इंडिया नहीं है, याद रखना, 48 कंट्रीज हैं, जिसमें से सारी की सारी जो इंक्लूडिंग ऑल 5 एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक है, 5 जो एनपीटी हैं। एनपीटी क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी। इसमें 5 मेंबर्स है, कौन कौन है? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये कितने बड़ा हिपोक्रेट है और इन्होंने क्यों ये ट्रीटी बनाई थी, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। डिसीजन मेकिंग वगैरह कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। रीजन पता होना चाहिए क्यों बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी।
आज लगता है लास्ट डे, आज के बाद मेरा गला ठीक हो जाएगा, है ना। पिछली 3 क्लास से कितना बेटर हो गया। कल तक आई होप पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अब ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, जिसे 1968 में साइन किया गया, ठीक है, ठीक है, और इसको फोर्स में लाया गया 1970 में। क्यों किया गया? अब क्या है कि ना, आप खुद देखना भी, ये देखो इसमें क्या बोला गया। एनपीटी डिफाइन करती है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन है। सिर्फ वो हैं जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर डिवाइस बना ली थी। मतलब 1967 के बाद जो बना रहे हैं, लाइक हम 1973 में बनाई, हम है ही नहीं, ठीक है। तो यही इंडिया बोलता है कि ये इतने हिपोक्रेट हैं कि इन्होंने एक ऐसी डेट डिसाइड करी जिसमें सिर्फ 5 लोग ही रह गए, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। और चाइना इसीलिए इतना कूदता है क्योंकि वो बोलता है कि इनसे पहले एनपीटी तो साइन करवाओ, क्योंकि उनको पता है कि एनपीटी हम साइन ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, मेंबरशिप अभी तक कौन है? द ट्रीटी हैज 191 स्टेट पार्टीज, ठीक है। कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सुडान आर नॉट साइनेटरीज। हमने ये साइन नहीं किया है, ये याद रखना। नॉर्थ कोरिया ने किया था बट उसने भी विड्रॉ कर लिया 2003 में, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव प्लीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है एनपीटी के? 3 प्राइमरी पिलर्स हैं। सबसे पहले कि नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब और इसको स्प्रेड ना किया जाए न्यूक्लियर वेपन को, ठीक है। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी। डिसआर्मामेंट, जिनके पास है भी वो खुद ही गुड गुड फेथ दिखाकर इसको क्या करे, इसको डिसआर्म कर दे कि हम हमारे पास अब न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पहले था, बट हम तो इतने अच्छे लोग हैं कि हमने फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड अपने न्यूक्लियर वेपन को ही डिसआर्म कर दिया। क्या ये कभी करेंगे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने तो ये बोल दिया कि हमने तो 1967 से पहले भाई साहब अपना न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर डिवाइस बना ली थी, इसलिए हम तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन चुके हैं। अब इसके बाद जो भी है वो खुद अपना डिसआर्म करो, ठीक है, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये इनका कहना है। और थर्ड पिलर क्या है? पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो वही पीसफुल यूज तो आपको पता ही है कौन ही कर रहा है, सब न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे कैसे ना कैसे, है ना। हाँ, तभी इन्होंने ईरान पूरा तबाह कर दिया इसी चक्कर में यूएस ने। अब देखो जरा, इतनी चीजें आपको इन दोनों के बारे में पता होनी चाहिए थी, आगे आने वाले सालों में पूछा जा सकता है। बाकी इसका आंसर मैंने करवा दिया था, आगे बढ़ते हैं। अरे आज तो क्लास बड़ी, मतलब कि धीरे चल रही है भाई, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। With reference to India's decision to levy the equalization tax of 6% on online advertisement services offered by the non-resident entities, which of the following statements are correct? देखो, ये equalization टैक्स ऑफ 6% जो ये है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, ठीक है। फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब देखिए, देखो हो क्या रहा था कि इंडिया की आपको पता है कि जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस बहुत बड़े स्तर पे किया जा सकता है। तो बाहर की ई कॉमर्स कंपनीज जो बाहर रजिस्टर्ड थी, बट वो इंडिया में आके काम करती है, ठीक है, इंडिया में मुनाफा कमाती है, और जो अपना टैक्स है वो बाकी अपने जो उनकी कंट्री है वहां पर दे रही है जहां पर उनका बेस है, ठीक है। तो अब ये कितना इजी हो गया कि ऐसी कंट्री में अपना बेस बना लो जहां पर जो टैक्स है वो बहुत कम है, ठीक है। तो क्या किया गया, एक इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% लगाया गया कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो इतना टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। क्या ये इनकम टैक्स का पार्ट था? नहीं, ठीक है, ये एक सेपरेट टैक्स था जो फाइनेंस बिल के अंडर आया था। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सेपरेट टैक्स या लेजिस्लेशन, कुछ भी लिख लो, लेजिस्लेशन अंडर फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल।
बोला गया है नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यार गलत क्यों है? हम यही तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ काम करके जा रहे हो, हमारे यहाँ पे मुनाफा कमा रहे हो, हमारे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, हमारे यहाँ पे अपनी ई कॉमर्स कंपनीज को रन कर रहे हो, और तुम टैक्स वहां दे रहे हो। भाई हम क्या करेंगे, हमें भी तो टैक्स चाहिए। तो इसीलिए तो ये लाया गया था। तो ऐसा कैसे कर देंगे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंडर ये बोलेंगे कि नहीं आप अपनी जो बेस कंट्री है, होम कंट्री है, वहां पे टैक्स दो? नहीं, ये तो कह रहे थे यहाँ पे भी तो। ठीक है, तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं। इसके बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्या है कि एक FRMB मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई थी कब? 2017 में। उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उस रिकमेंडेशंस के ऊपर पूरा क्वेश्चन बनाया है। अब आप सोचो कि कितने डीप में आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और जो बच्चे सोचते हैं कि हम रात के 1 महीने 2 महीने में करंट अफेयर्स करके एग्जाम देने चले जाएंगे और हमें सब कुछ आ जाएगा, नहीं आ सकता। आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज आपकी सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर है एग्जाम के अंदर। समझे इस चीज को? तो अब फिर से आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या गलत है क्या सही है। चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसने, अब देखो, आपके वही कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ना कि ऑनलाइन आके बता देते हैं ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक्स है और ये ट्रिक्स हैं, डेटा जहाँ दिख गया उसे काट दो, है ना। अब ऐसे तो इन दोनों स्टेटमेंट में डेटा है, ये तो दोनों कट जाएगी, है ना। बट ऐसा है ही नहीं। अभी आप देखो, अभी बताता हूँ आपको। इन्होंने रिकमेंड किया अ डेट टू जीडीपी रेशियो 60% ही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60, जो ये परसेंट है टोटल, उसमें से 40 इनका होना चाहिए और 20 स्टेट का होना चाहिए। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, और ये इन्होंने कब तक के लिए बोला था? ये इन्होंने बोला था टू बी डन बाय, अच्छा यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। ये बोला था इन्होंने कि 2023 तक ऐसा करना है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 49% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, इन्होंने थोड़ा सा उल्टा किया। एक्चुअल में जो डोमेस्टिक लाइबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ज्यादा है, वो कितनी है? 46%। ठीक है, ऑफ जीडीपी। और वहीं पर जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज है स्टेट गवर्नमेंट की वो कितनी है? 23%। तो इन्होंने ऑलमोस्ट उल्टा ही कर दिया था। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर किसी ने ये कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी होती और इतना भी पता होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लाइबिलिटी ज्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट की कम है, तब भी वो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते। ओके, बोला गया है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वही फिर से क्वेश्चन को लोग बोलते हैं ना कि जहां पर एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिख जाए और वहां पर मैंडेटरी यूज हो, उसको आप गलत कर दो। ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को बोलना कि घर जाओ थोड़ी पढ़ाई करो। ठीक है, हाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है। पर जिस टाइम यूपीएससी का दिमाग फिरा, वो स्टेटमेंट को चेंज करेगा और क्या करेगा? उन लोगों को घर बैठा देगा जो ट्रिक के बेसिस पे पेपर देने आते हैं। ठीक है, अब देखो, as per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent
for raising any loan if the former owes any outstanding liability to the latter। मतलब क्या है ये बोला गया, मैं आपको बताता हूं। दो आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखना है। एक है आर्टिकल 293(1)। इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन बोरो ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। कोई इंटरनेशनल सोर्सेज से वो लोन नहीं ले सकते स्टेट गवर्नमेंट। फिर वहीं पर एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 293(3), सब क्लॉज 3। इसमें क्या बोला गया? ये वाली लाइन बोली गई, यहां पे ऐसे मार्क कर रहा हूं बस, ये वाली लाइन बोली गई कि स्टेट को परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ऐसा करता हूं, यहां पर इसे यहां ना लिखकर मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। आर्टिकल आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो सिर्फ डोमेस्टिक सोर्सेज से ले सकते हैं। फिर 293(3) में क्या लिखा हुआ है सब क्लॉज 3 में कि अगर स्टेट के ऊपर पहले से ही कोई लोन पेंडिंग है बट फिर भी उन्हें और लोन चाहिए तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझे इस चीज को? तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हमारे इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में हम इंपोर्ट करते हैं, कौन से एरिया में हम इंपोर्ट नहीं करते, कौन सी चीजों में हम जिसे हम कहते हैं कि भली भांति तरीके से पूर्ण है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, कौन सी वो चीजें हैं और कौन सी वो चीजें हैं जिनका हम इंपोर्ट करते हैं साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन बना लिया गया सिंपल सा और आपके सामने रख दिया गया। 15 सेकेंड से आपके पास, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, बोला गया है यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन लास्ट 5 ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। देखो, हमारे देश में एडिबल ऑयल्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है, काफी अच्छे स्तर का होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, 57% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल्स आर इम्पोर्टेड। जितना भी हम एडिबल ऑयल इंडिया में यूज कर रहे हैं उसका 57% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मांग ही बहुत ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर बोला गया द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। यहां तक कर सकते थे बट एज अ स्पेशल केस बोला, क्यों? उस प्रेशर में आपको ये बताने के लिए कि भाई जान ले ये स्पेशल केस है, तूने नहीं पढ़ा बट तुझे पता होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला है जहां पे वो एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करे, जहां पर वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो, आपके साथ ऐसे बात करे कि अरे तू तो मेरा दोस्त है, ठीक है, ये बात समझ ले, एक स्पेशल केस था, ठीक है, तूने नहीं पढ़ा था, तो ऐसी चीजें गलत होती है। वैसे भी आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, जब इतनी बड़े स्तर पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जब बोल रहे हैं वो कि इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, तो क्यों सरकार पैसा नहीं कमाएगी? सरकार तो कस्टम ड्यूटी लगाएगी, पैसा कमाएगी, है ना? ऐसा वो कर ही नहीं सकती कि इतने सारा 57% ऑफ द एडिबल ऑयल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो उस पर कस्टम ड्यूटी ना लगाए, इतना सारा पैसा जाने दे। ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो,
इस क्वेश्चन में मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड्स, बट मैं एक और चीज आपसे चाहूंगा कि क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड प्लीज आप इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, ठीक है। मैंने ऐड नहीं करी है, बट आप क्या करना, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट थे, है ना, और फिर मैं चारों के बारे में समझाता तो फिर और टाइम लग जाता। तो मैं चाहता हूँ जब भी आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करें तो एक जगह कहीं पर भी नोट्स में लिख लो कि औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इनके बारे में आपको एटलीस्ट 10 लाइन्स पढ़ लेनी है, ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या किया था, कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये नेशनल मूवमेंट में जुड़े, ठीक है, क्या इनके न्यूज़पेपर्स थे, कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट में, ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से ये बोला है, ये जो मैजीनी है ये काफी फेमस थी लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है, इन्होंने बायोग्राफी लिखी मैजीनी के बारे में, ये काफी फेमस थी, ठीक है, गैरीबाल्डी के बारे में, शिवाजी के बारे में, श्री कृष्णा के बारे में, ठीक है, अमेरिका में इन्होंने स्टे किया, ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है। तो अब जब वो इतनी बेसिक चीजें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप लाला लाजपत राय के बारे में जाने, तो जो बाकी 3 ऑप्शन दिए हैं ना, उनके बारे में भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उससे वादा करिए कि आप पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको करनी है, तो आप प्लीज उसे करना, ठीक है। चाहे फर्स्ट रिवीजन में ना करो बट सेकंड रिवीजन में जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाले सालों में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, दोनों को पढ़ लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अब देखिए जरा, बोला आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल। देखो ऐसा नहीं है, हुआ क्या, आधार कार्ड एक्ट आया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैन नॉट, ये किस में लिखा है, सेक्शन 9 ऑफ आधार कार्ड कार्ड एक्ट 2016 में, कि आप आधार कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन या डोमिसाइल नहीं रख सकते। क्यों, इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आप खुद सोचो यार, जो आपके बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने तो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की हेल्प से कितने आसानी से आधार कार्ड बना लिया, है ना। अब अगर खुद सोचो, अगर ऐसी चीजों को आप सिटीजनशिप या डोमिसाइल के रूप में देखना शुरू करेंगे, प्रूफ के रूप में देखना शुरू करेंगे, तो कितना इजी हो जाएगा लोगों के लिए इंडिया का सिटीजन बनना, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बॉर्डरिंग स्टेट में कितना आसानी से लोग पैसे देके अपना आधार कार्ड बना ले रहे हैं, ठीक है। फिर बोला गया है, अगर एक बार इशू कर लिया आधार नंबर को तो इट कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती, मुझे ये बताओ यार, जो आधार कार्ड बना रही है क्या वो आधार कार्ड के नंबर को डीएक्टिवेट या ओमिट नहीं कर सकती, ऑब्वियसली कर सकती है। तो ऐसी स्टेटमेंट तो वैसी गलत हो जाती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है, नीदर वन नॉट टू। आगे बढ़ते हैं। ओके, which of the following has have shrunken immensely, dried up in the recent past due to human activities, ठीक है। इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मैं खुद ही बता देता हूँ। अरल सी इसका राइट आंसर है, बाकी दोनों नहीं है। ब्लैक सी यार इतना फैला हुआ है, कहाँ होगा, लेक बेकाल रशिया में इतना फैला हुआ है, कैसे होगा, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं आपको पहले इनको मैप पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो, लेक बेकाल कहाँ है? लेक बेकाल रशिया में है, याद रखना। ठीक है, लेक बेकाल कहाँ पे है? रशिया में है। उसके बाद ब्लैक सी। ब्लैक सी तो वैसे ही न्यूज में रहता है, और यूक्रेन और रशिया ने तो वैसे ही ब्लैक सी को इतना फेमस कर दिया है ना? तो ब्लैक सी की लोकेशन आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अरल सी। अरल सी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि अरल सी जो है ना, लास्ट 50 ईयर्स में, इधर लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ, रुको, यहाँ तो काफी हौच-पौच हो गया है ना? यहाँ लिखता हूँ, लास्ट 50 ईयर्स में, ऐसे लिखता हूँ, श्रंक हो गया है कितना, यहाँ पे लिखता हूँ, श्रंकन बाय 75%। मतलब अगर पहले 100% इसका एरिया था, तो अब सिर्फ 25% रह गया, 75% कम हो गया। ठीक है, तो अरल सी अगर बाद में कभी आ जाए कि किसके बीच में है, तो याद रखना कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको अरल सी देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैपिंग में पूछे जाते हैं। और एक बार अगर आपसे ये तीनों चीजें पूछी गई हैं, तो आगे आने वाले सालों में इससे डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट इनकी लोकेशन तो याद रखो, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज तो याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, देखो मैं फिर से कहता हूँ कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी रिपोर्ट्स को याद रखना एक बारी को सेंस बनाता है। ठीक है, बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट याद रखना, उनके इंडेक्स याद रखना सेंस नहीं बनाता है। इसीलिए ऐसा होता है कि 50% से कम कट ऑफ जारी है। तो ऐसी जगह ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे। अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पूछे हमसे, WEF से रिलेटेड पूछे, IMF से रिलेटेड पूछे, या ऐसी 4-5 WHO हो गया, ठीक है, WTO हो गया, इनकी हमसे रिपोर्ट्स पूछे, इंडेक्स पूछे, तो एक बारी को हाँ, टॉप 8 टॉप 9 ऑर्गेनाइजेशंस के आप रिपोर्ट्स को याद रख सकते हो। बट अब वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स को याद रखना, ठीक है, और बाकी जो इधर ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं, उनके बारे में याद रखना, उनकी रिपोर्ट्स को याद रखना, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आप हमेशा मेहनत उतनी ही करो जो आपको एग्जाम में हेल्प भी करे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उनको थोड़ा बहुत देख के अगर आपने कहीं पढ़ा है, वेल एंड गुड, आप कर दो। नहीं पढ़ा तो ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क मत लेना। ठीक है, उसको थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताता हूँ आपको 15th क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कि एक लास्ट क्लास में, पिछले साल के पेपर में, और मैंने बोला था कि अगर अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको दिया गया है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो एनपीसीआई है, उसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव बताया था मैंने आपको, और एक उसका काम बताया था आपको। एनपीसीआई का क्या काम बताया था? कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल रिटेल पेमेंट इन इंडिया। ये यही सब देखती है, यूपीआई बनाया, आईएमपीएस बनाया, इन सारी चीजों पे काम किया। अब बोला गया कि सारे एटीएम्स को इंडिया में लिंक करने का काम कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली कौन करेगा? एनपीसीआई। क्यों? क्योंकि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी रिटेल पेमेंट्स इंडिया के अंदर जो होती है उन्हें देखती है। तो एटीएम्स भी तो इसीलिए यूज हो रहे हैं। तो इसलिए कहता हूं कि आपको देखो, पिछले साल के क्वेश्चन को, पिछले साल की ऑर्गेनाइजेशन को, पिछले साल के कॉर्पोरेशन को, पिछले साल की कोई भी स्कीम है, किसी को भी चेंज करके कैसे पूछा जा रहा है। तो इसीलिए जब मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ ना पिछले साल के पेपर में, तो उसको एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ पढ़ो, कि आगे अगर आने वाले साल में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा।
वो थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। तो अगर हम कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा एक खुले दिमाग के साथ उसका ऑब्जेक्टिव देखें। ठीक है। तो जब मैंने कल आपको बताया था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी रिटेल पेमेंट इंडिया में देखती है, और आज ही आपको क्वेश्चन दिख जाता है कि कौन लिंक करता है सारे एटीएम्स को इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि यही उसका काम है। ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आईबीए डाला और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाला। ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो अब फिर से बोलूंगा, एनपीसीआई जो मैंने कल करवाया है, कल मैंने इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करें, उसमें आप एनपीसीआई को फिर से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही है। अब हम कल मिलेंगे और कल आगे के 15 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।